नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर लेके हम हाजिर हो चुके हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो दोस्तों आज जो हमारा अभी का लेक्चर है ये एग्रीकल्चर पे हम डिस्कशन करेंगे। एग्रीकल्चर के टाइप्स क्या क्या हैं, कितनी तरह का एग्रीकल्चर है और कौन सी क्रॉप्स हैं, वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों इस एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को मैं 2 वीडियोस में कंप्लीट करूँगा। एक वीडियोस अभी है और एक वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी, जिसमें दोस्तों इसमें हम एग्रीकल्चर कितने टाइप्स का है उसको डिटेल में पढ़ लेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर के टाइप्स पे बनेंगे वो सारे मैं लाया हूँ। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा जल्दी ही जो अपलोड होगा उसमें मैं मेजर क्रॉप्स ऑफ द इंडिया में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उस पर और एग्रीकल्चर कंजर्वेशन पे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इकोनॉमिकल ज्योग्राफी बोल सकते हैं आप इसको, या ये इकोनॉमिक्स में भी चैप्टर है। एग्रीकल्चर का जो लेसन है ये इकोनॉमिक्स में भी आपको आएगा और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी भी इसको आप बोल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर आर एग्री मीनिंग साइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर जो है वो 2 लैटिन वर्ड का बना हुआ है। एग्री का मीनिंग साइल और कल्चर का मीनिंग कल्टीवेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए finished product involves 3 types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. जब कोई भी जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट फिनिश प्रोडक्ट, यानी कोई भी प्रोडक्ट जो हम खाते हैं या जो हमारे पास पहुंचता है, तो वो 3 स्टेजेस से होके हमारे तक पहुंचता है। वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, टर्शरी स्टेज। तो अब इन तीनों स्टेजेस को हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। ये कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाता है इंक्लूड ऑल द कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल सोर्सेज। जैसे दोस्तों जो किसान लोग हैं जो फसल को उगाते हैं उनको हम प्राइमरी एक्टिविटी में डालेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी में हम एक्सट्रैक्शन करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, गैदरिंग आर गुड एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है? आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज। अब जो किसान उगाएंगे, फार्मर्स जो है वो प्रोडक्शन करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे जो, तो उसको प्रोसेस कौन करेगा? आगे रिसोर्सेज में प्रोसेस करना है, आगे मंडी तक पहुंचाना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ। देखो जो क्लॉथ बनते हैं तो क्लॉथ जो बना रहा है वो थोड़े जिसके वो क्लॉथ बनाने हैं तो वो वाला मटेरियल तो एग्रीकल्चर से आएगा ना, तो एग्रीकल्चर उसकी हो गई प्राइमरी एक्टिविटी। तो जो अब क्लॉथ बना रही है फैक्ट्री, इंडस्ट्री जो भी है, तो वो आ गई सेकेंडरी एक्टिविटी में। जैसे ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड पहले आटे के बनेंगे, तो आटा जो है, आटा कौन उगा रहा है? एग्रीकल्चर से आएगा, तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। और जो ब्रेड बना रहे हैं, जो फैक्ट्री जो है, जो भी इंडस्ट्री जो भी है जो ब्रेड बनाएगी, तो वो क्या होगी? सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगी। तो ये हो गई एग्जांपल्स सेकेंडरी एक्टिविटी की। अब टर्शरी एक्टिविटी कौन हुई? प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। यानी टर्शरी एक्टिविटी में आ जाएंगे। जैसे अब ट्रांसपोर्ट भी हो गई, बन भी गई, पहले किसानों ने उगाई, फिर बनी, फैक्ट्रियों में बनी, फिर वो ट्रेडर जो होते हैं, ट्रेडर होंगे, बैंकिंग जो उनको लोन्स दे रहे हैं, इंश्योरेंस जो किसानों को लोन्स देंगे, जहाँ एडवर्टाइज़ करने वाली कंपनी, जहाँ जो शॉपकीपर्स हैं, जहाँ पे वो पहुँची ट्रेडर्स के द्वारा शॉपकीपर में के पास वो 3rd स्टेज में आके पहुँचती है, तो वहाँ से हम वो जो है ख़रीदते हैं। यानी जो हम चीज़ें खरीदते हैं वो 3rd स्टेजेस पे टर्शरी एक्टिविटी में आती हैं। तो इस तरीके से ये 3 एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी कोई भी प्रोडक्शन में होती हैं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि प्राइमरी में जो हम उगाते हैं, सेकेंडरी में वो फैक्ट्रियों में चीज़ें जो बनती हैं, फिर टर्शरी में जो ट्रेडर्स हैं, बैंक्स हैं, जहाँ जो लोन्स मिलता है उनको काम करने के लिए, जहाँ एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो हैं उन सारी जो हैं, और जो ट्रेडर जो हैं वो पहुँचाते हैं मार्केट तक, तो ये सारे 3rd एक्टिविटी में टर्शरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों, एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर तो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, मैंने आपको ऊपर समझा दिया। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइवस्टॉक।
तो ये आपको समझ आ गया कि रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक यानी एनिमल वगैरह को रेयर करना, क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सारे को ग्रो करने को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। पूरी दुनिया में 50% जो पर्सनस हैं वो लगे हुए हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, 2/3 का मीनिंग दोस्तों होता है 66%। 100 में से 66% जो लोग हैं इंडिया के भी, वो भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ साइल। दोस्तों टोपोग्राफी किसी प्लेस की क्या होती है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले का कि किसी प्लेसेस की प्लेन्स कैसे हैं, किसी जगह के माउंटेन्स कैसी हैं, वहाँ की माउंटेन्स कैसी हैं, प्लेन्स कैसी हैं, वहाँ पे रिवर है या नहीं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सारा कुछ जो है किसी भी एरिया का, उसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं। तो कहता है कि जहाँ पे अच्छी टोपोग्राफी होगी किसी साइल और क्लाइमेट की, तो वहाँ पे वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो वो बहुत ही ज़रूरी, यानी एक फेवरेबल टोपोग्राफी होना साइल और क्लाइमेट की, वो बहुत ज़रूरी होता है। वाइटल का मीनिंग होता है बहुत ज़रूरी होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज अरेबल लैंड। दोस्तों ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी लैंड जहाँ पे क्रॉप्स उगाई जा सकती हों, ऐसी फील्ड्स, ऐसी लैंड जहाँ पे क्रॉप्स उगाई जा सकती हो, उस लैंड को हम एरेबल लैंड बोलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको मैप भी लाया हूँ कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ अरेबल लैंड्स हैं। तो दोस्तों ये आप सामने देख सकते हैं, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे हमारे ये इंडिया है, तो इंडिया का ऑलमोस्ट सारा पार्ट अरेबल है, सिर्फ आप राजस्थान का डेजर्ट छोड़ करके, ये यहाँ पे दिखाया हुआ छोटा सा डेजर्ट राजस्थान का जो है, उसको छोड़ करके इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो यहाँ पे एक डेक्कन प्लेट्यू है, वहाँ पे भी थोड़ी कम जो है हम ग्रो कर सकते हैं एग्रीकल्चर को। तो बाकी ऑलमोस्ट सारा पार्ट इंडिया में एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं, या डेजर्ट एरिया में नहीं कर सकते हैं, जो हमारा कूल्ड डेजर्ट है लद्दाख में। तो बाकी वर्ल्ड में इतनी पूरी कॉन्टिनेंट में नहीं उगाई जा सकती है। जैसे इसमें कॉन्टिनेंट में देखो तो किनारे किनारे है इसका इतने से पार्ट में दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है पूरे वर्ल्ड में अरेबल लैंड्स की ये डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब एग्रीकल्चर में कितनी ब्रांच है, ये डेफिनेशंस के बेसिस पे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ब्रांच क्या होती है, तो आपको इन ब्रांचेस के बारे में पता होना चाहिए। चलिए वन बाय वन हम सभी की डेफिनेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर सभी को पता है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक, इट इज़ कॉल्ड फार्मिंग। इसको हम फार्मिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेरीकल्चर कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म्स, इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर्स। यानी एक कमर्शियल यानी पैसे कमाने के लिए रेयरिंग करना सिल्क वार्म्स की, और ये किसानों की जो है फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाता है, तो इस कल्चर को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। अब उसके बाद आ गया पिकी कल्चर, तो ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड डैम्स। टैंक्स और डैम्स में फ़िश को ब्रीडिंग करना, उसको हम पिकी कल्चर बोलते हैं। फिर आ गया विटीकल्चर, तो विटीकल्चर में कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स होती है। दोस्तों ये आते हैं पेपर में क्वेश्चन, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। हार्टिकल्चर, तो हार्टिकल्चर क्या होता है? ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। कमर्शियल का मीनिंग होता है पैसे कमाने के लिए, तो ये वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट्स का कमर्शियल यूज़ के लिए ग्रो करने को हम क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर बोलते हैं। तो ये दोस्तों 5 ब्रांच हैं एग्रीकल्चर की ही, तो ये मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर आर फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट ए सिस्टम। ये जो एग्रीकल्चर है या फार्मिंग है, इसको हम देख सकते हैं एज ए सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर, इसमें इंपॉर्टेंट इनपुट्स क्या रहती हैं? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड आर, और कौन कौन से ऑपरेशन हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं? प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन। प्लोइंग भी आपको पता है, सोइंग बीज बोना, इरिगेशन पानी लगाना। वीडिंग दोस्तों होता है, वीडिंग का मीनिंग वीड्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। वीड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स हमारी फसल में उग जाते हैं, यानी छोटे छोटे प्लांट जो घास जिसको हम बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट जो हमारी फसल इन बिटवीन द क्रॉप जो उग जाते हैं, तो उनको हम वीड्स बोलते हैं। तो उन्हीं वीड्स को रिमूव करने वाली प्रोसेस जो होती है उसको हम वीडिंग बोलते हैं। यानी अनवांटेड जो छोटे छोटे प्लांट्स हमारी क्रॉप्स में उगते हैं, उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम वीडिंग बोलते हैं। तो हार्वेस्टिंग सभी को पता है।
द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड, तो आउटपुट क्या निकलती है इस सिस्टम से, क्रॉप्स उगती हैं, भूल निकल सकती है, डेयरी हो सकती है, डेयरी प्रोडक्ट होगा, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होंगे, तो ये सारा हमें आउटपुट मिलती है। दोस्तों आउटपुट का मीनिंग होता है फसल तैयार होने, यानी एग्रीकल्चर करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो ये आउटपुट में उसमें आ जाता है। इनपुट यानी हम क्या अपने से खर्चा करते हैं, तो वो हो गए इनपुट। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग कितने प्रकार की है। फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, फार्मिंग जो है वो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट वेज से की जा रही है। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। दोस्तों ये जो फार्मिंग की वेरिएशन है डिफरेंट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड में, ये क्यों है, मैं आपको बता दूं कि पहली कंडीशन है जोग्राफिकल कंडीशन, यानी वहाँ के क्लाइमेट के कारण डिफरेंट वे हो सकता है। दूसरा है कि वहाँ के डिमांड कितनी है, कितनी डिमांड है कंट्री में प्रोड्यूस करवाने की क्रॉप को, दूसरा ये हो सकता है। तीसरा वहाँ पे लेबर कितनी लगती है, लेबर कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ हो रही है या कम यूज़ हो रही है। तो इन सारे वेज के ऊपर हमने जो फार्मिंग है उसको दो तरीक़ों में डिवाइड करके रखा है, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। अब हम वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टाइज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। दोस्तों ये जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये एक तरह की ऐसी फार्मिंग है जो सिर्फ फार्मर्स की फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही की जाती है। यानी जो छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन है, थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, तो जो अपनी फैमिली चलाने के लिए ही फार्मिंग करते हैं उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड, और इस फार्मिंग में होता क्या है, हम टेक्नोलॉजी तो इतनी यूज़ नहीं करते हैं, जैसे गांव में जो जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है तो वो इतनी हाई टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस फार्मिंग को हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। और लेबर भी इसमें बाहर की नहीं लगाई जाती, अपने घर के पर्सन ही लगा करके फार्मिंग हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों, तो इस फार्मिंग को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी जिस फार्मिंग में अपने घर के ही पर्सन जो है वो काम कर लेंगे, उस ऐसी फार्मिंग को हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। अब देखो दोस्तों, जैसे ये है क्या क्या हम यूज़ करते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं, सीड्स, केमिकल्स, प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग, फिर हमें बाद में आउटपुट मिलती है क्रॉप्स। ये हमारी आउटपुट हो गई, ये प्रोसेसेस, और ये हमारी इनपुट्स हो गई। फिर यहाँ पे चलिए चलते हैं फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट। तो यहाँ पे हमें फिजिकल इनपुट क्या मिलती है, सूरज की गर्मी, रेनफॉल, टेम्परेचर, स्लोप, साइल, ये सारा हमारा इन्वायरमेंट से हो गया। फिर ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स, ये ह्यूमन बीइंग्स पे डिपेंड करेगा। ये एक सिस्टम मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट्स, तो इसमें जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है इसमें इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि छोटे छोटे फील्ड्स होती हैं किसानों की, तो वो अपनी फैमिली को चलाने जितना ही वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और ये जो हमारी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है इसको हमने आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब हम इनको पढ़ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और डेफिनेशन निकल के आ रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। तो ये मैं बता दूं कि इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक टाइप ऑफ फार्मिंग में ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स, नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग है कि ऐसी फार्मिंग जहाँ पे हम सिर्फ देसी, जो हमारा देसी खाद जो होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर देसी खाद को बोलते हैं। तो देसी जो एनिमल के डंक के काउ डंक एनिमल के डंक की होती है देसी खाद, जिसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलेंगे, वही यूज़ करेंगे, कोई केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। पेस्टिसाइड भी बिल्कुल ही देसी होंगी, यानी वो भी केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, नेचुरल पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, और कोई मॉडिफिकेशन यूज़ नहीं करेंगे जो टेक्नोलॉजी की मॉडिफिकेशन हुई होगी। सिंपल हम अपने ट्रेडिशनल टूल्स लेके ही फार्मिंग जो करेंगे, तो ऐसी फार्मिंग को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे।
नेक्स्ट दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसके 2 टाइप्स हैं। तो अब हम 1 बाय 1 उनके टाइप्स पढ़ लेते हैं। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। दोस्तों, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मीनिंग हो गया कि फार्मर छोटे छोटे प्लाट्स जो हैं वो ग्रो कराएंगे सिंपल टूल्स के साथ। तो सिंपल टूल्स होने के साथ वो अपने घर की सारी लेबर उसी में लगा देते हैं, यानी मोर लेबर लगती है। मोर लेबर क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल साइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। तो वहाँ का जो टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे रेनफॉल भी हाई होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, रेनफॉल भी ठीक रहेगा, क्लाइमेट ठीक रहेगा, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स भी जो हैं वो 1 ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं वो वहाँ पे उगाई जा सकती हैं। राइस इज़ द मेन क्रॉप, अदर क्रॉप इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस इज़ प्रीवेलेंट। दोस्तों, प्रीवेलेंट का मीनिंग होता है कॉमन, यानी वाइड स्प्रेड। कॉमन बोल सकते हो आप, वाइड स्प्रेड बोल सकते हो, डोमिनेंट बोल सकते हो। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं प्रीवेलेंट के। फिर प्रीवेलेंट का मीनिंग हो गया वहाँ की पॉपुलर, जो फैली हुई है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो है वो प्रीवेलेंट इज़ थिकली, कहाँ पे ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हों, एरियाज ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। अगर आपको डायरेक्शन का अभी तक नहीं पता चलता है तो ये हमारा साउथ हो गया, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अभी ये इसने किसकी बात करी है? साउथ, यानी इस रीजन में, साउथ रीजन में साउथ ईस्ट ये वाला रीजन और ईस्ट यानी ये वाला रीजन। तो इस सारे रीजन में एशिया कॉन्टिनेंट के इस सारे रीजन में इस तरह की फार्मिंग जो है वो होती है। दोस्तों, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज इसने इसलिए बोले हैं क्योंकि थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में लोगों के पास छोटे छोटे प्लाट्स होंगे और मोर लेबर का मीनिंग है कि घर के सारे फैमिली मेम्बर फील्ड में काम कर लेंगे। तो इसी तरीके से, क्योंकि इतना काम तो होगा नहीं लेकिन लेबर तो ज़्यादा रहेगी। तो नेक्स्ट दोस्तों, अब नेक्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। दोस्तों, जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये इंक्लूड करता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और नोमैडिक हर्डिंग को। दोस्तों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ एक बार, लेकिन आपको दोबारा थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ मैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है ये दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन। तो जब मैंने अमेजोन बेसिन पढ़ाया था तो तब मैंने वहाँ पे /1 कल्टीवेशन पढ़ाई थी। तो उसी /1 कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। तो ये थिकली फॉरेस्टेड एरियाज जो अमेजोन बेसिन है वहाँ पे ऐसी कल्टीवेशन होती है। ट्रॉपिकल अफ्रीका में, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ऐसी कल्टीवेशन होती है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन से आगे, नॉर्थ ये जहाँ पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ ऐसे ये जो एरियाज़ हैं इस पार्ट में, यानी ये असम तक जाते हैं, यूपी हमारा हो गया, बिहार हो गया, तो ये सारे जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट एशिया, दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, और बड़ी जल्दी जो है वो वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो कर जाती है, यानी प्लांट्स वगैरह। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। लोग क्या करते हैं, यहाँ के एक छोटा सा प्लाट जो है वो ट्री काट कूट करके तो उसको जला करके, उसको ट्री वगैरह को जला करके जब वो ऐश वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है तो उस ऐश को साइल के साथ मिक्स करके साइल की फर्टिलिटी को बढ़ा करके तो फिर वहाँ पे जो है अपनी क्रॉप उगाते हैं। तो कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं? लाइक मेज़ आपको पता है, मक्की को बोलते हैं, जाम, पोटैटो एंड कसावा। तो कसावा मैंने आपको बताया था, ये भी एक ऐसी ये अमेजोन रिवर की स्टेपल फूड थी कसावा, जिसको मैनियॉक भी बोलते थे। तो ये भी एक पोटैटो की तरह सीड्स ये भी पोटैटो की तरह अंडर द ग्राउंड ही होती है। तो आफ्टर द साइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, जब 3-4 साल साइल को यूज़ करने के बाद जब साइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फिर ये लोग क्या करते हैं, उस फील्ड को छोड़ देते हैं और एक नए प्लाट की तरफ चले जाते हैं। तो एक नया प्लाट काटते हैं, प्लूट वहाँ से ट्री काट करके उसको जला करके फिर 2-4 साल फार्मिंग वहाँ करते हैं। तो इतनी देर में जो पीछे छोड़ा हुआ प्लांट होता है,
प्लांट इन्होंने पहले छोड़ा हुआ होता है, तो उसमें प्लांट दोबारा उग जाते हैं, फिर उसको काटते हैं। तो ये इस तरीके से अपनी शिफ्टिंग जो है, शिफ्टिंग प्लांटेशन करते रहते हैं, शिफ्टिंग क्रॉपिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस को आफ्टर द साइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबंडेंस, लैंड को छोड़ दिया जाता है, एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू ए न्यू प्लाट की तरफ। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। वही मैंने आपको बताया कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में डिफरेंट पार्ट्स में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको जुमिंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको जुमिंग बोलते हैं, मैक्सिको में मिलिपा, ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लडंग बोलते हैं। दोस्तों जो ब्राज़ील है हमारी, मलेशिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, और ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट में आता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये मैंने आपको बताया, ये नोमैडिक हर्डर्स हैं विद देयर कैमल्स। नोमैडिक हर्डर्स यानी जो कैमल्स, हर्डर्स हो गए कैमल्स रेयर करने वाले, पर नोमैडिक का मीनिंग है दोस्तों ये लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स को फॉडर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो अभी मैं इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ये उसकी इमेज है। नेक्स्ट है दोस्तों नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन सेमी एराइड एंड एराइड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये दो स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है, यानी ये यहाँ पे जो लोग हैं एनिमल्स रेयर करने वाले जो लोग हैं जिनको हम नोमैडिक पीपल बोलते हैं। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इसकी हम कैटेगरी आपको बताते हैं, तो बकरवाल जो होते हैं उनको हम नोमैडिक पीपल बोलते हैं। तो जो नोमैडिक पीपल्स होते हैं वो एक जगह से अपने एनिमल की फॉडर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स। ये समझा दिया मैंने आपको। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। तो होता क्या है, क्यों ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? क्लाइमेट की वजह से। हो सकता है कि सपोज़ करिए एक जगह पे क्लाइमेट हार्श हो गया हो, गर्मी बढ़ गई हो, तो जैसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में जब गर्मी बढ़ जाती है तो ये फिर जो नोमैडिक लोग हैं वो श्रीनगर की तरफ चले जाते हैं। तो श्रीनगर में इतनी गर्मी नहीं होती है, तो इसीलिए क्लाइमेट की वजह से ये जो है अपनी मूवमेंट करते हैं। क्लाइमेटिक कंस्टेंट्स शिप्स, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। तो ये जो एनिमल्स हैं वो शिप्स, कैमल्स, याक और गोट्स जो हैं कॉमनली रेयर करते हैं, और भी एनिमल को रेयर करते हैं। दे प्रोवाइड्स मिल्क, मीट, वूल। ये एनिमल जो है इनको प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट, वूल। दोस्तों हाइट्स क्या होती हैं? हाइट्स होती हैं एनिमल की स्किन से जो भी बनाया जाता है, लेदर हो गया जैसे, जो क्लॉथ बनाया जाता है, जो भी बनाया जाता है एनिमल की स्किन से, उसको हम हाइट्स बोल लेते हैं। एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो ये सारे एनिमल जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है एनिमल जो है वो प्रोवाइड करते हैं नोमैडिक पीपल की फैमिलीज़ को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ ली सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया है। अब हम चलाते हैं कमर्शियल फार्मिंग की तरफ। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? इन कमर्शियल फार्मिंग एनिमल्स आर रेयर्ड एंड क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल इन मार्केट। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जितना कुछ भी काम किया जाता है वो अपनी फैमिली के लिए किया जाता है, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में जो भी कुछ करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर कहेंगे, चाहे वो एनिमल्स की रेयरिंग करेंगे, वो सारा कुछ जो है वो पैसे कमाने के जरिए के लिए किया जाता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। तो कमर्शियल फार्मिंग में जो एरिया कल्टिवेट किया जाता है वो बहुत बड़ा एरिया कल्टिवेट किया जाता है, और बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो खर्चे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स। और ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो कमर्शियल फार्मिंग में मशीन्स के द्वारा किया जाता है, यानी हाई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग दोस्तों होता है जो हाई याइल्ड वैरायटी सीड्स होते हैं उनका यूज़ होता है इस फार्मिंग में। मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग, इसमें 3 टाइप्स की फार्मिंग होती है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो 1 बाय 1 हम इनको पढ़ लेते हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का क्या मीनिंग हुआ? क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, मैंने समझा दिया। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर
टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो इन तीनों पार्ट्स में जो है वो कमर्शियल फार्मिंग जो है वो की जाती है। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। दोस्तों थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स होंगी, तो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं दूर दूर घर, जहाँ पे दूर दूर घर होंगे तो वहाँ पे लंबी लंबी फील्ड्स होंगी, तो वहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग जो है वो होती है। तो ये कितनी कितनी लंबी फील्ड्स होती हैं मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ओवर स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, 100 ऑफ हेक्टेयर्स जो हैं इतनी लंबी लंबी फील्ड जो हैं वो फैली होती हैं। तो 1 हेक्टेयर कितना होता है? 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। मैंने आपके लिए लाया है 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर स्क्वायर। ये था 10,000 स्क्वायर मीटर। 10,000 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। सेवियर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। और इन सारे एरियाज़ में जहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग होती है, यहाँ पे इतनी विंटर्स इतनी ज़्यादा होती हैं, यानी इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ पे एक ही फार्मिंग हो सकती है, यानी एक से पूरे साल में एक ही फार्मिंग यहाँ पे, एक ही फसल यहाँ पे उगाई जाती है। अब नेक्स्ट है इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। तो मिक्स्ड फार्मिंग के मीनिंग है कि यहाँ पे लैंड जो है जो यूज की जाती है। दोस्तों कमर्शियल फार्मिंग में एक ही तरह की फसल उगाई जाती है, लेकिन मिक्स्ड फार्मिंग का मीनिंग है कि यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो उगाई जाएंगी। कुछ फूड के लिए उगाई जाएंगी, कुछ एनिमल की फॉडर्स के लिए उगाई जाएंगी, और कुछ एनिमल्स का रेयरिंग लाइवस्टॉक के लिए उगाई जाएंगी। तो मिक्स फार्मिंग यहाँ पे होगी। इट इज़ प्रैक्टाइज्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो इन सारे कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं, इन सारे एरियाज़ में मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो होती है। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि जिसमें कुछ आधी फील्ड जो है हम फूड के लिए ग्रो करेंगे, वहाँ पे फूड वाली क्रॉप्स ग्रो करेंगे। आधी फील्ड में हम एनिमल की फॉडर वाली क्रॉप्स ग्रो करेंगे, और आधी फील्ड में हम एनिमल को रेयर करेंगे। तो ये सारी मिक्स्ड फार्मिंग में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्लांटेशन फार्मिंग्स। प्लांटेशन फार्मिंग आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये भी कमर्शियल फार्मिंग है। वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन ग्रोन। यहाँ पे सिंगल क्रॉप उगाई जाएगी, बड़े बड़े एरियाज़ में प्लांटेशन करी जाएगी किस सिंगल क्रॉप की, जैसे टी की प्लांटेशन हो गई, कॉफ़ी की प्लांटेशन हो गई, शुगर केन की प्लांटेशन हो गई, कैश्यू दोस्तों काजू होता है, काजू के ट्रीज़ की प्लांटेशन हो गई, रबर के ट्रीज़ की प्लांटेशन हो गई, बनाना के ट्रीज़ हो गए, कॉटन के ट्रीज़ हो गए। तो ये सारे ट्रीज़ की जहाँ पे लंबी लंबी फील्ड में ट्रीज़ ये जो प्लांटेशन होती है, तो ऐसे को हम प्लांटेशन फार्मिंग बोलते हैं। मेजर प्रोड्यूसर्स, रबर जो है वो मलेशिया जो है वो रबर का मेजर प्रोड्यूसर है दोस्तों। तो मलेशिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। कॉफ़ी का जो है वो ब्राज़ील जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, तो ये साउथ अमेरिका में आता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो टी का जो है वो इंडिया और श्रीलंका जो है वो मेजर प्रोड्यूसर हैं टी के। आर कॉमन एग्जांपल्स, तो ये मैं आपके लिए उसकी शुगर केन की प्लांटेशन लाया हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी फील्ड में ये जो शुगर केन की प्लांटेशन की गई है। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ। जल्दी ही हम आपके सामने हाजिर होंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया की मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें हम जूट क्रॉप, कॉटन क्रॉप, राइस क्रॉप, जितनी भी क्रॉप्स इंडिया में उगाई जाती हैं उन सारी क्रॉप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी पढ़ेंगे, और हाई डेवलपमेंट प्रोडक्शन जो हमारे एग्रीकल्चर में हो रही है, क्या क्या टेक्नोलॉजी जो है वो गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव किसानों की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कर रही है, वो सारा हम आगे वाली नेक्स्ट वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।